subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। आज 30 दिसंबर 2021 है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और यकीनन हमें एक ही बार ज़िंदगी मिली है। अब इसमें हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या फिर हमें ज़िंदगी को बेसूद गुजार दें, बैंक बैलेंस और पैसा और धन और दौलत की दौड़ में लग जाएं, या फिर हम इंसानियत की खिदमत करें। यकीनन तारीख़ हमेशा उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने किसी न किसी तरीके से इंसानियत की खिदमत की होती है, इखलाक से, अतवार से, या फिर साइंसी तहकीक के मैदानों में। मैं बहैसियत साइंस का एक तालिब इल्म, मैं साइंसी तहकीक में अगर बात करूं तो बेतहाशा साइंसदान, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया और आज भी वो अमर हैं, चाहे वो इब्नुल हैशम हो, वो अली सीना हो, या फिर गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, प्लांक, बॉर्न और फिर स्पेस के बादशाह स्टीफन हॉकिंग हो। इन्हीं के बारे में इकबाल ने कहा था कि जो आलम एजाद में हो साहिब एजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। तो जो साइंसी तहकीक के दौर में, तहकीक के मैदानों में आगे रहते हैं, यकीनन दुनिया उन्हीं की पूजा करती है। चाहे कोई फ़र्द हो, इदारा हो या कोई कौम हो, तब ही तरक्की करेगी और तब ही अमर होगी जब वो साइंसी मैदानों में आगे रहेगी। जी हाँ, आज से 5 दिन कबल, सिर्फ 5 दिन कबल, 25 दिसंबर 2021 को एक इदारा जिसका नाम नासा है, उसने अपने 2 और इदारों, यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन और कैनेडियन स्पेस एसोसिएशन के साथ मिलकर स्पेस में एक नई टेलीस्कोप भेजी है, एक नई दूरबीन भेजी है। ये टेलीस्कोप बहुत ही कमाल की टेलीस्कोप है। ये दूरबीन जो हमने खला में भेजी है, ये कायनात के राज़ों से पर्दा उठाएगी। साइंसदानों ने पहले भी बहुत सारी दूरबीनें, बहुत सारी टेलीस्कोप्स भेजी हुई हैं, लेकिन ये जो दूरबीन है, ये उन तमाम से इंतहाई मुख्तलिफ और कमाल हैसियत रखती है। इस पे तकरीबन 2000 अरब रुपए ख़र्चा आया है इसको भेजने में। ये जो टेलीस्कोप है, इसके फंक्शन क्या हैं? इसने हमें यूनिवर्स की एज के बारे में बताना है कि ये कब पैदा हुई थी, ये यूनिवर्स जो बिग बैंग हुआ था ये कब हुआ था, और वो स्टार्स, वो प्लैनेट्स जो हमें नज़र नहीं आ रहे, वो स्टार्स जो अभी तक हमें नज़र नहीं आए, वो कहकशाएँ जो अभी तक हमें नज़र नहीं आई, इसने उनकी खोज लगानी है। इसने हमें बताना है कि ब्लैक होल क्या होता है, उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देनी है। इसने हमें बताना है कि न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं, डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है। इससे कबल बहुत सारी और भी टेलीस्कोप्स भेजी गई हैं, लेकिन उनमें सबसे जो अहम थी, इससे कबल जो सबसे अच्छी टेलीस्कोप जानी जाती है, वो हबल टेलीस्कोप है, एडविन हबल के नाम से, साइंटिस्ट के नाम से, जो 1990 में भेजी गई थी, और वो इस वक्त भी ज़मीन की सतह से 500 किलोमीटर हाइट पे ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। वो स्पेस की दुनिया की बेहतरीन टेलीस्कोप है। वो मज़ीद 2035 तक काम करती रहेगी। और अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग, जो कुछ ही अरसा पहले वफ़ात पा गए थे, उन्होंने इसी हबल टेलीस्कोप के ज़रिए से ही ये डाटा कलेक्ट किया था मुख्तलिफ स्टार्स के बारे में और गैलेक्सीज़ के बारे में और ब्लैक होल्स के बारे में। तो यही हबल टेलीस्कोप थी जो कायनात के राज अफशां कर रही थी। लेकिन आखिर फिर हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की ज़रूरत क्यों पेश आई? दरअसल ऐसे है, अगर मैं थोड़ा सा बयान करूं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जो फिज़िक्स वाले उसको आसानी से जानते हैं। कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि उसकी समझ आए। जिस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी आँख जो है वो 7 कलर्स को देख सकती है, तो 7 कलर्स को हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो ये जो सन से लाइट आ रही है, जो आपको नज़र आती है, ये विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट आपकी आँख चेक कर सकती है। इसके अलावा और रेडिएशंस हैं जो आपकी आँख चेक नहीं कर सकती। उनमें अल्ट्रावायलेट हैं, जो कि लाइट से भी इन 7 कलर से ज़्यादा ताकतवर हैं, और इंफ्रारेड है जो इन 7 कलर से कम ताकतवर है, वो आपकी आँख डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो हम फिर स्पेसिफिक टेलीस्कोप्स बनाते हैं, दूरबीनें बनाते हैं, जो कि उन रेडिएशंस को भी ट्रेस करती है जो मुख्तलिफ स्टार से आ रही हैं। उन रेडिएशन से को ट्रेस करके, उनको कलेक्ट करके, फिर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वो स्टार कितना दूर है और उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है। अब हबल टेलीस्कोप जो थी, वो
ऐसे स्टार्स का डाटा कलेक्ट कर लेती थी जो विजिबल लाइट दे रहे हैं, जो अल्ट्रावायलेट दे रहे हैं, और कुछ ना कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी डिटेक्ट कर लेती थी, उनके भी सिग्नल्स बना लेती थी। लेकिन इंफ्रारेड, डीप इंफ्रारेड रेज जो हैं, जो बहुत हाई वेवलेंथ की हैं, जो बहुत कम एनर्जी की हैं, उनको ये डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो बहुत पुराने स्टार्स हैं उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे थे। क्या मतलब? मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देता हूं। फिजिक्स में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या होता है? रेड शिफ्ट ये है कि कोई भी स्टार जो दूर जा रहा हो और आपकी तरफ रोशनी फेंकता जा रहा हो, तो वो जो रोशनी आप तक पहुंचेगी उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। इसको कहते हैं रेड शिफ्ट। जब वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो वो जो कम एनर्जी वाली वेव्स आपको मिलेंगी, यानी कि कम एनर्जी अगर मैं बात करूं तो लाइट से कम एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड है, तो वो वेव्स आपको मिलती हैं। अब चूंकि हबल टेलीस्कोप से ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि बिग बैंग के बाद मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, वो अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं और कायनात फैल रही है। लिहाजा इसका मतलब जितने भी स्टार्स हैं जो अवे जा रहे हैं वो रोशनी छोड़ते हैं, वो रोशनी हम तक आती है, लेकिन वो चूँकि हाई वेवलेंथ वाली होती है, वो रेड शिफ्ट में होती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और वो इंफ्रारेड में पॉसिबल है, लिहाजा वो हम ट्रेस नहीं कर पाते। हमारे पास ऐसी कोई टेलीस्कोप नहीं थी, लिहाजा हमने ऐसी टेलीस्कोप बनाई जो कि ऐसे स्टार्स का डाटा कलेक्ट कर सके जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस भेज रहे हैं, उनके सिग्नल्स ये बना सके। अब ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड रेडिएशंस को कलेक्ट करेगी और उनके सिग्नल्स बनाएगी और हमें बताएगी कि फ़लाँ स्टार्स हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशंस भेज रहे हैं, तो हमें नए स्टार्स के बारे में पता चलेगा। और ये वो स्टार्स होंगे जो बिग बैंग के वक्त पैदा हुए थे, क्योंकि ये स्टार्स पहले नज़र नहीं आ रहे थे। हबल टेलीस्कोप के ज़रिए से हमें मालूम हुआ बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ था, बड़ा धमाका हुआ था और तब से ये दुनिया फैल रही है। अब उस वक्त जो धमाका हुआ था बिग बैंग के वक्त, तो साइंस कहती है धमाके के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह बने, फिर उनके मिलने से एटम्स और मॉलिक्यूल्स बने, फिर हाइड्रोजन गैस बनी और फिर उनके बाद फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से फिर प्लैनेट्स और स्टार्स बने। तो जब वो स्टार्स बने तब से वो रेडिएशंस एमिट आउट कर रहे हैं। अब वो चूँकि दूर जा रहे हैं तो हम तक जो रेडिएशंस हैं वो इंफ्रारेड पहुंच रही हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये उन रेडिएशंस को भी अगर कैप्चर कर लेती है तो यकीनन हम उन स्टार्स के बारे में पता चला लेंगे जो कि बिग बैंग के वक्त पैदा हुए थे, यानी कि हम कायनात के आगाज़ का पता कर लेंगे। जो आगाज़ में स्टार्स पैदा हुए थे हमें उनके बारे में पता चल जाएगा और यकीनन हमें कायनात का पता चल जाएगा, हमें कायनात की जो एज है उसका पता चल जाएगा और उन स्टार्स का पता चल जाएगा। इसके अलावा एलियंस का भी पता चला जा सकता है कि कहीं कोई और तो कोई अजनबी मखलूक नहीं रहती जिन तक हमारे कोई ताल्लुकात नहीं हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। मुख्तलिफ प्लैनेट्स, नए प्लैनेट्स और नए जो ब्लैक होल्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशंस मिल सकती हैं। अब सबसे बड़ा इशू जो अगला था वो था इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैप्चर करके उनके सिग्नल्स बनाने हैं, तो फिर टेलीस्कोप का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होना चाहिए था। इसके पीछे एक पूरी थियरी है। इसके लिए फिर स्टडी किया गया, तो फिर एक बहुत ही अहम मकाम ढूंढा गया जो ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। उसको लैग्रांज 2 पॉइंट कहा जाता है। ये सूरज है, यहाँ से ये ज़मीन है, ज़मीन से 15 लाख किलोमीटर सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ज़मीन से भी 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है जिसका नाम लैग्रांज 2 पॉइंट है, L2 पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसको जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटी और सूरज की ग्रेविटी दोनों की ग्रेविटी मिनिमम हो जाती है, लिहाजा वहाँ पे इसको मूव करने में आसानी होगी, ऑर्बिट बनाने में। और दूसरी जो बात है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, -230 डिग्री सेल्सियस। आपका जो फ्रीज़र का टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका जो टेम्परेचर है -230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे इसको रखा गया है। अब उसको 15 लाख किलोमीटर दूर भेजना, इतनी ठंड में उसके पार्ट्स ख़राब ना हो, क्रैक ना हो जाएं, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई और तकरीबन कोई 25 साल के अरसे के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप को यहाँ से भेजा गया है। याद रखें कि
हमारा काम कोशिश करना है, साइंटिस्ट का काम कोशिश करना है। उन्होंने गोया जुआ खेला है। इट इज़ अ गैम्बल, बिग गैम्बल है कि जिस पे 2000 अरब रुपया लगा और 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा गया है। ये जो हबल टेलीस्कोप थी ज़मीन के जो घूम रही है, इसको 2-3 दफ़ा ये ख़राब भी हुई है, तो यहाँ से साइंटिस्ट स्पेसशिप के ज़रिए गए और उसको ठीक करके वापस आ गए। लेकिन 15 लाख किलोमीटर दूर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जब वो वहाँ पहुँच जाएगी, वहाँ पे फिर उसकी तस्हीह के लिए हमारे पास कोई चांस नहीं है। और दूसरी बात कि वहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह भी ज़ाहिर है उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उसको फ्यूल भी दे दिया गया है और ये 10 साल के लिए वो फ्यूल काफ़ी होगा। 10 साल में वो बहुत सारे राजों से पर्दा उठाएगी और 10 साल में अपना काम कर लेगी। लेकिन हम दुआगो हैं कि ये अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। आज जो मैं देख रहा था तो ये इस वक्त तकरीबन चांद तक पहुंच चुकी है, यानी कि चांद तक का जो फासला है 4 लाख किलोमीटर है, ये उसको क्रॉस कर चुकी है और उससे आगे जा रही है और तकरीबन ये 29 दिन में अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है और यकीनन ये एक इनकलाब होगा। ये अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है तो उसके बाद ये कायनात के बहुत सारे राजों से पर्दा उठाएगी जो पहले कभी नहीं हुए थे। लेकिन रिस्क है। बहुत सारी जगहों पे साइंटिस्ट कह रहे थे कि तकरीबन 300 ऐसे पॉइंट्स हैं, 300 ऐसी कमज़ोरियां हैं जहां पे फेलियर्स हो सकते हैं। जिस तरह रॉकेट के मुख्तलिफ पार्ट्स का अलहदा होते जाना, फिर उसके बाद मिरर्स का खुलना और फिर उसके मुख्तलिफ पार्ट्स का वहाँ पे जाके इन टाइम खुलना और फिर उसको फ्यूल का उनको मिलना और फिर इतनी ठंड के अंदर पार्ट्स का सही रहना, ये सारी चीज़ें बहरहाल एक मुआज़े का इंतज़ार है। लेकिन सलाम है उन साइंसदानों को जिन्होंने इतनी ज़्यादा काविश के बाद और इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बाद इंसानियत के लिए और साइंस को मज़ीद अज़मत बख्शने के लिए अपनी जो कोशिशें और जिद्दोजहद हैं वो जारी रखी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन साइंसदानों को कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now